topic of history, new kings and kingdoms. So this new kings and kingdoms की in 7th century, ठीक है? Because in this history book we are going to study the history from medieval history from 7th to 17th century, ठीक है? तो 7th century के बाद की हम बात करें तो आफ्टर 7th century जो थी कई डायनेस्टीज जो थी वो इमर्ज होनी स्टार्ट हुई, ठीक है? तो इसमें हमने क्या था कि एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, कई नई डायनेस्टी जो थी वो इमर्ज हुई। अब इन न्यू डायनेस्टीज में से हमने इसमें इमर्जेंस में बात की थी न्यू सामंतास की, जिन्होंने अपने आप को महासामंत डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है? पहले क्या होते थे, अर्लियर कई सामंतास होते थे, उन सामंतास ने अपने आप को क्या बना दिया था, महासामंतास डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है? जो सबऑर्डिनेट थे। इसी में हमने एक बात की थी जो राष्ट्रकूटास थे, ठीक है? राष्ट्रकूटास में जो दांतीदुर्ग राष्ट्रकूटा चीफ जो था, ठीक है, उन्होंने चालुक्य डायनेस्टी को हरा के क्या कर लिया था, अपने आप को नई डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर ली, ठीक है? एक हमने इसमें दांतीदुर्ग की बात की जिसने हिरण्यगर्भ एक सैक्रिफाइस परफॉर्म किया था, ठीक है, क्षत्रिय बनने के लिए। देन इसमें कई और नई डायनेस्टीज जैसे गुर्जर प्रतिहारा, ठीक है, उसमें से भी ये भी राजस्थान में कई डायनेस्टीज नई एस्टैब्लिश होनी स्टार्ट हुई। मतलब पहले ये क्या थे, सामंतास, बाद में इन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया, महासामंतास, ठीक है? तो एक हमने इसमें ये दांतीदुर्ग की डेफिनेशन एग्जांपल की थी कि जैसे दांतीदुर्ग ने हिरण्यगर्भ था, इसने चालुक्य को कर दिया, ठीक है? देन हिरण्यगर्भ था, इसने एक फॉर्म की, इससे उसने अपने आप को क्षत्रिय बना लिया, बिकॉज एट दैट टाइम क्षत्रिय वाज सपोज्ड टू बी रूल, कि क्षत्रिय रूल करेंगे, तो इन्होंने अपने आप को क्षत्रियास बना लिया। और उसके बाद डिफरेंट कर्नाटक, राजस्थान में भी कई डिफरेंट किंगडम्स एस्टैब्लिश हुई इसी तरह से। अब ये इन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया था, महासामंतास, और वो अपने आप को क्या कहलाते थे, महाराजाधिराज, ठीक है? इस तरह त्रिभुवन चक्रवर्ती, इस तरह के नेम्स जो थे ये कहते थे अपने आप को, कि इस तरह के नेम्स यूज करते थे। और वो ब्राह्मण से भी प्रहस्तीज लिखवाते थे। ये एमर्जेंस जो हुई न्यू डायनेस्टीज की, तो अपनी एमर्जेंस को उन्होंने अब ये राष्ट्रकूटास थे पहले, ठीक है? दांतीदुर्ग क्या थे, राष्ट्रकूटास, ये भी न्यू डायनेस्टी बनी, बनाई थी, और इन्होंने भी अपने पावरफुल किंगडम बाद में एस्टैब्लिश की, ठीक है? उसके बाद ये जो भी न्यू डायनेस्टीज बनती थी, अपने आप को पहले इन्होंने महासामंता डिक्लेयर कर दिया, ठीक है? फिर इन्होंने अपने आप को कुछ टाइटल्स देने स्टार्ट कर दिए। टाइटल्स कैसे, जैसे महाराजा अधिराज हो गए, ठीक है, ये टाइटल्स देने स्टार्ट कर दिए। देन त्रिभुवन चक्रवर्ती, ये इस तरह के टाइटल यूज करते थे ताकि सब लोगों के लिए हमारा नाम जो था वो फेमस हो जाए, सभी लोग हमको मतलब अपना नाम फेमस करने के लिए अपने नाम के साथ वो टाइटल लगाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। देन उन्होंने ब्राह्मण से क्या किया, प्रहस्तीस लिखवाना स्टार्ट किया, प्रहस्तीस जो ब्राह्मण थे वो न्यू डायनेस्टीज में जो भी किंग नए आ रहे थे उनके बारे में क्या लिखते थे, प्रहस्तीस। प्रहस्तीस क्या होती थी, प्रहस्तीस दे वर रिटन इन द प्रेज ऑफ किंग। प्रहस्तीस का मतलब होता है कि इन प्रेज ऑफ, कि किसी की प्रेज में लिखी गई है, तो वो प्रहस्तीस कौन लिखते थे, ब्राह्मण, ठीक है? these प्रहस्तीस these were written by ब्राह्मण, और उनको लिखने के लिए कौन कहता था, किंग कहता था, ठीक है? तो किंग प्रहस्तीस को लिखने के लिए कहता था, और इनमें प्रहस्तीस में उस किंग को बहुत ज्यादा विक्टोरियस, पावरफुल, एज ए हीरो, मतलब उस प्रहस्तीस में शो किया जाता था, ठीक है? देन हाँ जी, ठीक है, उसमें उनको बहुत विक्टोरियस शो किया जाता था। देन दे ट्राइड, अब इसी में और क्या करते थे ये जो न्यू डायनेस्टीज के राजा, ठीक है, ये उनके डिफरेंट एफर्ट्स थे ताकि वो अपनी जो नई उनकी डायनेस्टी बनी है उसको और ज्यादा पावरफुल बना सके।
अब ये तो न्यू डायनेस्टी बनी है अभी, ठीक है, एक एग्जांपल हमने जिस नाम पे डिस्कस किया, ये भी न्यू डायनेस्टी बनी। तो नई डायनेस्टी बनने के बाद जो किंग्स थे वो क्या करते थे, एक तो अपने नाम के साथ अलग अलग टाइटल्स लगवा लेते थे, प्रहस्तीस लिखते थे, देन दे आल्सो यूज्ड टू बिल्ड टेंपल्स, कई तरह के नए टेंपल्स वगैरह बिल्ड करवाते थे, ठीक है। तो टेंपल्स, लार्ज टेंपल्स बनवाते थे, जिससे कि ये पता चलता है कि दिस किंग इज वेरी पावरफुल, ठीक है, ये किंग जो है वो बहुत पावरफुल है, क्लियर। और जब ये लैंड प्रहस्तीस लिखी जाती थी तो इसमें ब्राह्मण्स को कई तरह की लैंड ग्रांट्स भी की जाती थी, ये ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स ठीक है, ताकि वो लैंड ग्रांट्स, और लैंड ग्रांट्स के हमें रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं, ठीक है। वो लैंड ग्रांट्स के रिकॉर्ड जो है, जैसे हमें कॉपर प्लेट्स में जिसके पूरा ऊपर वो इंस्क्रिप्शंस की तरह लिखा हुआ है, जो कि अभी तक हमें मिल जाता है, सारे इनमें रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि किस ब्राह्मण को कितनी लैंड दी गई, ठीक है, तो लैंड रिकॉर्ड भी हमें मिलता है। देन इसमें अब ये सारे उन्होंने एफर्ट्स किए अपना जो डायनेस्टी थी जो एस्टैब्लिश की है इसको और पावरफुल बनाने के लिए, ठीक है, कि जो डायनेस्टी उनकी ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गई है, अब बाकी लोग उनकी डायनेस्टी को कैसे एक्सेप्टेंस देंगे, ठीक है, एफर्ट्स टू गेन द एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मींस कि जो बाकी आसपास के एरियाज हैं, हो सकता है कि जो लोग हैं वो तो राजा की एक्सेप्टेंस कर ही लेंगे कि ये हमारा नया किंग है, लेकिन जो आसपास के छोटे मोटे और किंग्स हैं वो कैसे इनकी डायनेस्टीज को एक्सेप्ट करेंगे, तो ये डिफरेंट एफर्ट्स थे टू गेन द एक्सेप्टेंस। सो ऑल ऑफ यू आर नोटिंग डाउन द पॉइंट्स। I have told you that you have to note down all the points side by side. ठीक है, so new dynasties, they did first they established dynasties, new dynasties they got established, overthrow their previous, earlier they were samantas, overthrow their previous lords, जो उनके पहले लॉर्ड होते थे, उसके बाद और नए किंग बनने के बाद वो कई तरह के एफर्ट्स करते थे ताकि उनके लोग एक्सेप्टेंस करें, टू गेन द एक्सेप्टेंस। क्या करते थे वो, टाइटल अलग अलग तरह के यूज करते थे अपने नाम के साथ, प्रहस्तीस लिखवाते थे ब्राह्मण से, और अलग अलग तरह के टेम्पल्स जो थे वो बिल्ड करवाते थे। और उसके बाद नई डायनेस्टीज एस्टैब्लिश करने के बाद वो क्या करते थे, देन ऑल्सो वो अब वॉरफेयर, ठीक है, अब राजा तो बन गए, फिर क्या करते थे, वॉरफेयर, आपस में लड़ाइयां भी होती थी। वॉरफेयर किसके लिए वॉरफेयर होता था, फॉर वेल्थ। अब वेल्थ किसके लिए, अब राजा सिर्फ टेम्पल्स तो नहीं बनवा रहे और अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए वेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, और वो क्या करते थे, अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए आसपास के जो किंगडम थे उसके ऊपर अटैक करते थे, फाइट करते थे और उनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते थे। इसी में हमने बात की थी एक ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल की, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल की बात की थी। व्हाट वाज दिस ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल की बात की थी जिसमें कि कुछ डायनेस्टीज इन्वॉल्व थी जो आपस में हमेशा लड़ती रहती थी फॉर द सिटी ऑफ कन्नौज। Yes, which were the dynasties which always fought for Kannauj and which were included in this tripartite struggle? Three मतलब तीन डायनेस्टीज थी उसकी, ये तीन पार्टीज थी। कौन कौन सी तीन पार्टीज थी? यस, गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, यस, पाला डायनेस्टी, ठीक है। तो वो तीन डायनेस्टीज इसमें इंक्लूड थी ट्रिपार्टाइट में, वो आप अपने आप लिख सकते हो, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी एंड पाला डायनेस्टी। So these three dynasties they were included in this tripartite struggle. तो ये क्या थे, डिफरेंट जो न्यू डायनेस्टीज बन गई वो आगे और अपने वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए वॉरफेयर में रहती थी, ठीक है। एक हमने इसमें ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल की बात की, देन हमने इसमें महमूद ऑफ गजनी की बात की जिसने कि 997 से 1030 तक कई पार्ट्स में अपना अटैक किया, कंट्रोल करने की कोशिश की, ठीक है, और कई वो टेम्पल से, वेल्दी टेम्पल जैसे सोमनाथ गुजरात के टेम्पल से बहुत सारा वेल्थ जो था वो लेके अपने सिटी गजनी में वापस चला गया।
ठीक है, इसमें हमने फिर सुल्तान महमूद गजनी की बात भी की। देन इसमें हमने एक और बात की थी, दैट वाज द चौहान रूलर्स की। चौहान रूलर्स का एरिया कौन सा था? दिल्ली और अजमेर का एरिया, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान इसमें थे। तो चौहान रूलर्स का एरिया कौन सा था? दिल्ली और अजमेर का एरिया, जिसमें कि वो रूल करते थे, ठीक है। दिल्ली और अजमेर के एरिया में वो रूल करते थे और उनको उनके ऊपर भी जो उनकी डिफीट हुई मोहम्मद गौरी के साथ। तो इनकी फाइट चौहान की किसके साथ हुई थी? मोहम्मद गौरी के साथ, ठीक है। मोहम्मद गौरी के साथ फाइट हुई थी, 3 फाइट्स हुई थी। पहली फाइट में चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, लेकिन सेकेंड फाइट में ये खुद ही हार गए थे और मोहम्मद गौरी ने कंट्रोल कर लिया। इसके बाद हमने बात की थी एक चोलास के बारे में, न्यू, उनके बारे में हमने थोड़ी ज्यादा डिस्कशन की, ठीक है, चोला एम्पायर के बारे में, ठीक है। पहले हमने इन सारी ब्रीफ नॉलेज ले ली कि एमर्जेंस कैसे हुई न्यू डायनेस्टीज की emergence, then which efforts they done to gain the acceptance, then which warfare were there for wealth, ठीक है, tripartite struggle, Ghazni attack and Muhammad Ghori attacks, then how the different चोला, अब चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि चोला भी एक एम्पायर था, ठीक है, इसी तरह का जो कि एक सामंता से लेटर ऑन बड़े एम्पायर में एस्टैब्लिश हो गया था, उसने कैसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, इसमें हमने कई रूलर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे राजा राजावान थे, ठीक है, चोला रूलर थे। उसके बाद फिर राजा राजा का सन राजेंद्र वन आया, ठीक है, डिफरेंट रूलर्स है जिन्होंने कि अपने एम्पायर को बहुत बड़ा एस्टेब्लिश कर लिया। उन्होंने भी बहुत सारे बिग टेम्पल्स बनवाए, ठीक है, टेम्पल्स की भी हमने बात की कि जो अच्छे से टेम्पल्स उन्होंने बनवाए, तंजावर में टेम्पल बनवाए हैं, गंगाईकोंडा चोलापुरम जो राजेंद्र ने बनवाया था, ठीक है। ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर मार्वल्स है, बहुत ही स्प्लेंडर्स बिल्डिंग्स उन्होंने बनवाई इन टेम्पल्स में, ठीक है। फिर ये जो टेम्पल्स होते थे ये सिर्फ टेम्पल्स नहीं होते थे, ये टेम्पल्स जो थे ये सेंटर होते थे बहुत सारी एक्टिविटीज का, ठीक है। ये जो सिर्फ सेंटर्स थे, टेम्पल्स थे, ये टेम्पल्स में सिर्फ हम कह सकते हैं कि वर्शिप नहीं होती थी। टेम्पल्स मोस्टली किसके लिए होते हैं? वर्शिप ऑफ गॉड गॉडेसेस, ठीक है, लेकिन इन टेम्पल्स के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज भी एसोसिएटेड थी। अब वो कौन सी एक्टिविटीज इनके साथ एसोसिएटेड थी? डिफरेंट एक्टिविटीज वर एसोसिएटेड, यस, टेम्पल्स के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज, सिर्फ वहां पे वर्शिप नहीं हो रही है, वहां पे जैसे हम कह सकते हैं कि एक तो आर्किटेक्चर, बहुत अच्छे आर्किटेक्चर अगर वहां पे बनाया गया तो डिफरेंट जो क्राफ्ट पर्सन होंगे वो भी वहां पे इन्वॉल्व होंगे, क्राफ्ट पर्सन भी वहां पे इन्वॉल्व होंगे जो डिफरेंट स्कल्पचर्स मूर्तियां बना रहे हैं, ठीक है। एंड तो क्राफ्ट प्रोडक्शन का वो सेंटर बन गए, ठीक है। देन उनके आसपास जो क्राफ्ट पर्सन थे उन्होंने वहां रहना भी शुरू कर दिया, सेटलमेंट्स वहां पे डेवलप होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। सेटलमेंट अराउंड द टेम्पल्स, different craft persons they also settled around these temples, craft person भी सेटल हो गए। मतलब कि एक टेम्पल बनाने से किस तरह एक पूरी मार्केट डेवलप होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है, कि टेम्पल्स के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज एसोसिएटेड थी। अब वहां पे जैसे हमने बात की कि लैंड ग्रांट्स भी मिलती थी ब्राह्मण्स को, तो वहां पे ब्राह्मण जो टेम्पल्स में है उनको लैंड भी मिली हुई है, वो लैंड भी एसोसिएटेड है टेम्पल्स के साथ, वहां पे एग्रीकल्चर भी हो रही है और वो एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट किनको जा रहा है? जो एसोसिएटेड वहां पे पर्संस हैं, जो टेम्पल्स में एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं उन सबको उस एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस बेनिफिट वो जा रहा है, ठीक है। द प्रोड्यूस ऑफ लैंड went to maintain all the specialists that worked at the temple, जो उस टेम्पल में काम कर रहे हैं उन सभी स्पेशलिस्ट के पास भी वो इस एग्रीकल्चर का बेनिफिट जा रहा है। वहां पे जैसे प्रीस्ट हो गए,
कुछ गार्लैंड मेकर्स हैं, कुछ क्राफ्ट पर्सन हैं, म्यूजिशियंस हैं, स्वीपर्स हैं, ठीक है, देन डांसर्स हैं, म्यूजिशियन, मतलब सारे उस टेम्पल्स में इंक्लूडेड हैं, डिफरेंट स्पेशलिस्ट, ठीक है, वो सारे स्पेशलिस्ट हैं अपने अपने काम के, वो सारे किसके साथ अटैच हैं, इन टेम्पल्स के साथ। तो ये टेम्पल जो है वो सिर्फ वर्शिप का सेंटर नहीं है, वो क्या है, न्यूक्लियस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज उनके साथ एसोसिएटेड, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ठीक है, सारी एक्टिविटीज आ गई। अब ये कौन सी आ गई, कल्चरल, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक, इसमें सोशल भी आ गई, ठीक है, तो डिफरेंट एक्टिविटीज। अब ये हो गया कि टेम्पल्स दे वर नॉट ओनली द places of worship but they were the hub of various activities, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज, जो इतनी सारी वहां पे मूर्तियां बन रही थी, क्राफ्ट पर्सन जो इतनी वहां की जो इमेजेस थी, ब्रॉन्जे इमेजेस थी, वो तो वर्ल्ड फेमस थी, जो इस चोला एम्पायर में बनाई गई थी, ठीक है। देन इसके एडमिनिस्ट्रेशन की हमने बात की कि कैसे ये जो चोला थे ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभाले। अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन में हमने बात की थी इरिगेशन की भी, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होती थी, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है। अब एग्रीकल्चर में किस तरह से वो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीजें करते थे, ठीक है, टैक्स भी लगाते थे, टेम्पल्स भी बनवा दिए, और साथ साथ में एग्रीकल्चर के लिए कई तरह की इरिगेशन फैसिलिटीज वो भी उन्होंने डेवलप करवाई। अब इरिगेशन जो फैसिलिटीज थी वो उन्होंने किस तरह की डेवलप करवाई, यस, इरिगेशन, क्योंकि बहुत सारा जो एरिया था वहां पे जो ऑलरेडी रिवर्स थी, ठीक है, जैसे वहां पे रिवर है कावेरी, तो कावेरी रिवर की बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस थी, उनसे ऑलरेडी कई उनके एग्रीकल्चर फील्ड को मिल जाता था, इरिगेशन वाटर मिल जाता था, उसी में से उन्होंने स्मॉल स्मॉल चैनल्स निकाले, कई तरह के वेल्स जो थे वो डिग किए गए, ह्यूज टैंक्स बनाए गए, कनाल्स बनाई गई, ताकि जो एग्रीकल्चर है उसकी डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। इस इरिगेशन किसके लिए की गई, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए। उसके बहुत सारे मीन्स है जो कि आप डिफरेंट वेरियस पॉइंट्स लिखोगे। इरिगेशन के लिए क्या क्या किया गया, वेल्स वर डग, टैंक्स वर बिल्ट, कैनाल्स वर बिल्ट, मैक्सिमम्स वर क्रिएटेड, ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट्स किसके लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ब्लैंक्स छोड़ दिए ना, ये ब्लैंक्स आपने फिल करने हैं, क्लियर, ये ब्लैंक्स मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे, ये ब्लैंक्स आपने मैंने डिस्कस किए और लिखे नहीं है, तो ये आपने खुद फिल करने हैं ब्लैंक्स। सो अब इसमें डिफरेंट क्या थी उनकी सारी चोलास की एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज हो गई, ठीक है, ये हमने टेम्पल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। सो इसके बाद इसमें एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे कि उनकी जो सेटलमेंट्स थी, पीजेंट्स की सेटलमेंट्स, अब इसमें पीजेंट्स की सेटलमेंट्स का भी डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा। इसमें एक हमने की थी फोर्ट एटाई, दैट वाज अ सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स। तो पीजेंट्स की एक विलेज हम कह सकते हैं, उसको उर कहा जाता था, ग्रुप ऑफ पीजेंट्स। और उसके बाद जो उससे ज्यादा बड़ी यूनिट्स होती थी, दे वर कॉल्ड एज नाडू, ठीक है, उनको नाडू कहा जाता था। और उसके बाद वहां पे कई और डिफरेंट चीफ्स भी होते थे, ठीक है, कई रिच जो हम कह सकते हैं कि मुवेंदा वेलान, ठीक है, ये भी वहां पे डिफरेंट चीफ होते थे, जिसमें कि चोला एम्पायर के अंदर डिफरेंट उन्होंने अलग अलग डिवीजन की हुई थी कि वो अकेला एक रूलर तो इतने बड़े एम्पायर को नहीं संभालता, इसलिए उन्होंने अलग अलग पर्सन अपॉइंट किए थे जो कि डिफरेंट टैक्स कलेक्ट करके उनको देते। देन ब्रह्मदेया, जो कि लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, उसको ब्रह्मदेया भी कहा जाता था। देन देयर वर डिफरेंट कमेटीज, डिफरेंट सभास, जिनके की मेंबर लोग बनते थे, ठीक है, अलग अलग यूनिट्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट सभास होती थी, कमेटीज होती थी, जिनके की मेंबर्स बनते थे, और उन मेंबर्स के बनने के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होती थी, ठीक है, कि कौन उस सभा का मेंबर बन सकता था जो कि किंग उनको रूल करेगा। अब उस सभा का मेंबर बनने के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशंस, क्या क्वालिफिकेशंस थी सभा का मेंबर बनने के लिए, यस, हाँ जी, व्हाट वर द क्वालिफिकेशन टू बिकम द मेंबर सभा, कौन सभा का मेंबर बन सकता था,
राजा ने, तो हाँ जी सुहाना। They यस should have their own homes. They should be between 35 and 70 years of age. They should have knowledge of Vedas and they should be well versed in administrative matters and being honest. yes, these different qualifications we have done कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक सभा का मेंबर बनने के लिए किसी एक पर्सन में, ठीक है। So any doubt till now? So these all were the important points of this topic. इसमें कोई point जो आप चाहते हो कि want to revise? Any doubt from any point? हाँ जी बेटा। Yes बेटा। Heading. Clear? So China under Tang Dynasty, just you have to remember that there was, when all these developments were taking place in India, then there was Tang Dynasty. It was flourishing in China. Okay. So yes, Suhana, your hand is still raised. If there is any doubt, हाँ जी सुहाना। मैम चैप्टर 1 में ना एक टर्म लिखी हुई है द चिवैलरी कोड ऑफ कंडक्ट, मेरे को उसका मतलब नहीं समझ में आया। अच्छा, राइट दैट टर्म इन द चैट बॉक्स। आपकी वॉइस क्लियर